जी मेरी आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? जी जी सर आ रही है। आ रही जी है आपकी आपकी आवाज आ रही आवाज़। है। चलें, वालेकुम थैंक यू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सलाम। जी थैंक यू ठीक है, एवरीवन। अपने अपने माइक जो हैं आप म्यूट कर लें। सर मेरा एक सवाल था कल के लेक्चर से। जी जी उमैर भाई। आप सर मैं ये जानना चाहता कल हमने बेसिकली रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस का टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है। मैं बेसिकली एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, डिस्कस करते हैं हम। लेट्स सपोज जी दो जी। कंपनीज हैं, एक कंपनी ए एंड कंपनी बी। ओके। जो कंपनी ए है वो बेसिकली उसकी जो लीगल एंटिटी है वो एलएलसी है, और यहाँ आप कह लें प्राइवेट कंपनी है। दो या दो से चार लोगों पर कंसिस्ट कर रही है। जो ठीक उसका है। जो जब जब उसके लीगल एंटिटी चूंकि एलएलसी है या प्राइवेट है, तो जो उसका रेजिडेंशियल बनेगा वो जो जुडिशियल पर्सन बनेगा। अभी लास्ट पे क्या और बोला है आपने? जो उसका लीगल बिकॉज ऑफ लीगल एंटिटी एलएलसी और प्राइवेट है, जो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बनेगा ना वो जुडिशियल पर्सन वाला बनेगा। ये आपने कल में बताया ना। नहीं नहीं, इंडिविजुअल वाला जुडिशियल नहीं बनेगा। एलएलसी है ना वो। जी, एलएलसी तो रेजिडेंशियल स्टेटस जुडिशियल बनेगा ना। देखें, एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वो प्रॉपर एक जुरिडिकल पर्सन है। जुरिडिकल पर्सन, सॉरी, जुरिडिकल पर्सन ये- जिसका स्लैब रेट है 375 इनकम पे। अगर इससे ज्यादा इनकम होगी तो आपको टैक्सेबल बन जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, और अगर ये टैक्सेबल ये पहले से ही है। कारपोरेट टैक्स इसने रजिस्टर्ड होना ही होना है, लाजमी बात है। ये रेजिडेंट हो गई ना यूएई के अंदर, जब ये रजिस्टर्ड है कंपनी, इनकॉर्पोरेशन इसकी हो चुकी है, तो ये कारपोरेट टैक्स के लिए तो इसने रजिस्टर्ड करना ही है अपने आप को। और अपनी रिटर्न भी इसने फाइल करनी। लेकिन इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बनेगी 375,000 से, अगर ओवर एंड अबव इसका कोई एक्सीड प्रॉफिट, करेगा। तो उस पे 9% इसने फिर टैक्स देना है। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जो बेसिकली 1 जुलाई से 30 जून तक आपने भी बताया था। हाँ मोस्टली वही होता है, लेकिन बाज कंपनीज हैं उन्होंने अपना कैलेंडर ईयर भी रखा होता है अपना फाइनेंशियल ईयर के तौर पे, ईयर एंड, लाइक 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और आपके एक ये दो की कंपनी ए जो हमने डिस्कस मैंने आपसे डिस्कस की, जो आपने कल बताया। एक है कंपनी बी जो कि जिसकी लीगल एंटिटी सोल प्रोप्राइटर है, और वो बन जाती है रेजिडेंशियल नेशनल पर्सन। वो क्या करती है? रेजिडेंशियल रेजिडेंट नेशनल पर्सन बन होगी बेसिक उसका स्टेटस। ठीक है। आ, उसका जो आपने हमें बताया था कि अगर उसका टर्नओवर 1 मिलियन से ऊपर जाएगा तो वो फिर क्या नाम है कॉर्पोरेट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, और वो कॉर्पोरेट रिटर्न अपनी जमा करवाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यस, वो कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए वो जरूरी हो जाएगा। और उसका टर्न बेसिकली ये ओवर वो वन कैलेंडर मिलियन ईयर को से फॉलो क्रॉस कर करती जाता है। है तो। और ये कैलेंडर ईयर के साइकिल को फॉलो करती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। क्या बोला है आपने? अभी लास्ट आपने क्या बोला, हेलो सर, रिपीट कर। आवाज आ रही? मैं सर आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसका जो आपने हमें बताया था ना कि ये बेसिकली कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है, जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। हाँ, ये जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, वो मोस्टली कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे होते हैं। अब सर जो मेरा क्वेश्चन है ना वो ये है कि बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में उसका एक्सीड कर जाए क्या नाम है टर्नओवर, तो वो एप्लीकेबल है उस ईयर में अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न करने की, या नेक्स्ट ईयर जब साइकिल कंप्लीट होगा तब वो फाइल करेगा? नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर में उसका वो 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा, उसने उसी साल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसी करंट ईयर में। यस। और सर आपने कल हमें बताया था एक रेजिडेंट पर्सन एक नॉन रेजिडेंस, ये तो सारी चीजें थी रेजिडेंस की। नॉन रेजिडेंस के स्लैब क्या रेट क्या होगा? नॉन रेजिडेंट आज हमने डिस्कस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। आज हमारा तकरीबन सारा लेक्चर उसी पे होगा। हमने जो कल डिस्कस किया था वो जस्ट रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट था। नॉन रेजिडेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं कल।
ठीक है, बस ये मैंने पूछना, थैंक यू सर। अभी आपको ये ना मजीद डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। और किसी भाई का सवाल? चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी भाई ने कुछ चीज़ें दोबारा वो रिपीट भी हो गई हैं। एक रेजिडेंट पर्सन के हवाले से कल हमने डिटेल डिस्कशन की इस पे। तो रेजिडेंट पर्सन कौन होता है, अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो काइंडली बताएं। वरना हम आज नॉन रेजिडेंट डिस्कस करेंगे। जी फुरकान भाई। जी सर, अगर प्लीज थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें, थोड़ी देर थोड़ी समराइज कर दें तो मेरे लिए बेहतर होगा सर। रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन जी जी जी। हल्का सा हम उसका टच देख लेते हैं, वरना हम मेन फोकस करेंगे नॉन रेजिडेंट पे ही। चलें थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। थैंक यू वरना सर। वैसे तो आप कल की रिकॉर्डिंग जरूर लीजिएगा, उसमें डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। जी जी श्योर। जी चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। नॉन रेजिडेंट, जैसे नाम से यह है कि ये रेजिडेंट नहीं है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा अपना रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि रेजिडेंट पर्सन कौन है। रेजिडेंट पर्सन में दो दो कंडीशंस थी, या कह लेंगे दो पर्सन है उसमें। एक यूरिडिकल पर्सन है। यूरिडिकल पर्सन किसको बोलते हैं? लीगल एंटिटी को, लीगल कंपनी को, जो वहां पे यूएई के अंदर बाकायदा रजिस्टर्ड है किसी लाइसेंस के अंडर, और इसको बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया है। और एक है नेचुरल पर्सन, लाइक आप और मैं, ह्यूमन कोई भी। तो जुरिडिकल के अंदर फर्दर दो कंडीशंस थी रेजिडेंसी की। अगर वो किसी को याद है तो बता दें। जी रेजिडेंट पर्सन के अंदर जुरिडिकल पर्सन और उसकी आगे फर्दर दो कंडीशन। उमेर भाई के अलावा कोई बताएं, उमेर भाई को आता है? जी उमेर। सर आपने कहा था कि उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम होनी चाहिए टैक्स, आपकी आवाज और कट उसकी रही। लीगल एंटिटी होनी चाहिए, या तो लीगल एंटिटी हो या कंपनी हो। उसकी पहली शर्त ये, और एलएलसी या फ्री जोन में कंपनी हो। ठीक है। और और सेकंड जो सेकंड? उसकी जो टैक्सेबल इनकम, सेकंड जो उसकी इनकम होगी वो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगेगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा मिक्स हो गया है। हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेजिडेंट पर्सन, जो रेजिडेंट पर्सन है ना, इसकी टैक्सेबल इनकम होगी वर्ल्ड वाइड इनकम, ठीक है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का फर्क ये है इसमें जो मेनली है, रेजिडेंट पर्सन जो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर सॉरी, रेजिडेंट है, वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे अपना टैक्स देगा। और नॉन रेजिडेंट वो है जो जस्ट यूएई बेस्ड इनकम पे टैक्स देगा। इसमें ये एक डिफरेंस है, जस्ट यूएई बेस्ड इनकम। पेन इतना अच्छा नहीं चल रहा, राइटिंग पे नहीं जाना। ओके। और जो रेजिडेंट पर्सन है ये वर्ल्ड वाइड इनकम पे, लाइक वो दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसके साथ साथ वो किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर भी अपना बिजनेस कर रहा है, या वहां से उसको इनकम आ रही है, तो उसने उस पे भी देना है और यूएई बेस्ड इनकम पे भी देना है। नॉन रेजिडेंट ने जस्ट यूएई बेस्ड इनकम पे टैक्स देना है। एक तो ये फर्क है। दूसरा आ जाते हैं रेजिडेंट पर्सन के अंदर दो पर्सन है, एक है जुरिडिकल, जुरिडिकल मीन लीगल पर्सन, और इसके अंदर फर्दर दो कंडीशन है जुरिडिकल पर्सन होने की। दो कंडीशंस है। नंबर वन क्या है? ऑटोमेटिकली टैक्सेबल फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन है, कि ये टैक्सेबल हो जाता है। उसमें कंडीशन नंबर वन क्या है? ये इनकॉर्पोरेटेड हो। नंबर वन क्या है जी?
इसकी इनकॉर्पोरेशन हो किसमें, यूएई के अंदर। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, कि इसका जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो यूएई के अंदर बैठा हुआ है। लाइक इसकी इनकॉर्पोरेशन या जो कंपनी रजिस्टर्ड है ना वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन उसकी जो हायर मैनेजमेंट, जो डिसीजन मेकर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सारे के सारे यूएई के अंदर बैठे हैं। बात समझे। मैनेजमेंट इसकी यूएई के अंदर बैठी है, तो ये जुरिडिकल पर्सन होगा और ये रेजिडेंट पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेचुरल पर्सन कौन है, नेचुरल पर्सन वो है कि ये टैक्सेबल कब होगा, ये तब होगा जब इसकी जो टर्नओवर है, रेवेन्यू है, वो 1 मिलियन से क्रॉस कर जाएगा। वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है या कोई भी प्रॉपर बिजनेस कर रहा है। अच्छा जी, नॉन रेजिडेंट, आज हमारा जो मेन फोकस है वो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट को हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। नो ऑटोमेटिक यूएई प्रेजेंस, ये यूएई के अंदर प्रेजेंस इसकी नहीं होती, लेकिन बिकम अ टैक्सेबल पर्सन ओनली थ्रू अ यूएई कनेक्शन, कोई ना कोई इसका कनेक्शन यूएई के अंदर होता है तो ये टैक्सेबल वहां पे हो जाता है, वरना ये है नॉन रेजिडेंट ही। मतलब ना तो इसकी वहां पे इनकॉर्पोरेशन है और ना ही ये एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां पे बिजनेस कर रहा है, प्रॉपर इसने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं किया हुआ, ना इसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो ये नॉन रेजिडेंट होगा। और लेकिन ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कब होगा, उसकी आगे तीन आगे फर्दर कंडीशंस हैं। नंबर 1 है ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इसकी बन जाए, और यूएई नेक्सस, और थर्ड वन है स्टेट सोर्स इनकम। अब ये तीनों जो कंडीशंस हैं इनको हम फर्दर आगे डिटेल स्टडी करेंगे, इनको समझेंगे कि ये क्या होती हैं। ये बाय डेफिनेशन है, व्हाट इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, एनी पर्सन दैट इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है, बट हु इज स्टिल ब्रॉट इनटू यूएई कॉर्पोरेट टैक्स स्कोप। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स स्कोप के अंडर ये फिर भी आता है, बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक यूएई कनेक्शन। कैन बी अ फॉरेन कंपनी, लाइक फॉरेन कंपनी पाकिस्तान के अंदर कंपनी है जुरिडिकल, ठीक है, और अ फॉरेन इंडिविजुअल, पाकिस्तान में बैठा बंदा। की डिफरेंट फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन टैक्स्ड ओनली ऑन यूएई कनेक्टेड इनकम, नॉट वर्ल्ड वाइड इनकम। एक तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। नो यूएई ट्रेड लाइसेंस और इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन। ना तो इसको ट्रेड लाइसेंस इसने लेना है और ना इसकी इनकॉर्पोरेशन होगी, तो लेकिन ये टैक्सेबल होगा, जैसे हमने पहले भी अभी जिक्र कर लिया है। ये थ्री रूट्स वही जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन जाए, सेकंड है जी स्टेट सोर्स इनकम, और यूएई नेक्सस। अब इनको थोड़ा सा लफ्जी देखते हैं, आगे डिटेल देखेंगे। अ फिक्स्ड प्रेजेंस और अ डिपेंडेंट एजेंट डूइंग बिजनेस इन द यूएई ऑन फॉरेन पर्संस बिहाफ। क्या मतलब है जी इसका। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब, जो फिक्स्ड प्रेजेंस है उसका मतलब ये है कि कंपनी तो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी ब्रांच, ऑफिस ये यूएई के अंदर भी काम कर रहे हैं। कंपनी एक्चुअल जो लॉ के अंडर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, एससीसीपी के अंडर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी कोई ब्रांच वहां पे ऑपरेट कर रही है, कोई इसका ऑफिस है, लाइक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने लगा लिया है, तो ये एक ना चाहते हुए कनेक्शन बन गया यूएई के अंदर, ठीक है। तो ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। अब वहां से ये जो इनकम जनरेट करेंगे उस पे अब वो कारपोरेट टैक्स वगैरह लगेगा। सेकंड है जी डिपेंडेंट एजेंट। डिपेंडेंट एजेंट क्या है, कंपनी तो पाकिस्तान में है, लेकिन जिस तरह की कंपनी है जी, आईटी कंपनी है कोई, ठीक है, ये सर्विसेज दे रही है यूएई के अंदर, और इसका मोस्टली जो
मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएई से ही होता है, इसके क्लाइंट वहां पे हैं, तो ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन गई इसकी। सेकंड है जी, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है और जो इसके सेल्स स्टाफ है ना, सेल्स एजेंट हैं जो इसके, वो इसने परमानेंट हायर किए हुए हैं यूएई के अंदर। 10 लोग इसने हायर किए हुए हैं परमानेंट बेसिस पे, जो वहां पे इसकी मार्केटिंग करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और इनका माल बेचते हैं। तो ये इसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। अच्छा, इसमें अगर एक आधा होता है, मतलब मैक्सिमम उसकी एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत वो यूएई के अंदर बिजनेस कर रही, तो ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा, इसके अंडर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम इंटेंसिटी को देखेंगे कि बिजनेस की इंटेंसिटी कितनी है वहां पे करने की। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो है तो पाकिस्तान की, इनकॉर्पोरेशन भी उसकी पाकिस्तान में है, लेकिन वो वहां पे कोई उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए जाती है कंपनी अपने रिसोर्सेज लेके, और उसका जो टाइम फ्रेम है ना मिनिमम 6 मंथ्स का है। 6 मंथ से अबव अगर उसका टाइम है और वो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रही है तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनेगी। अगर 6 मंथ से कम टाइम है तो वो जस्ट वैसे ही एक इनकम होगी, वो कारपोरेट टैक्स के अंडर नहीं आएगी, उसने कारपोरेट टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड नहीं करवाना अपने आप को। ठीक है, समझ रहे हैं? ये कानून बकायदा यूएई का कानून कहता है। यहां पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट में कोई क्वेश्चन किसी को समझ ना आई हो तो? जी, ये नाम है वयाल। सर एक बार फिर से समझा दें। फिर से समझा दूं? जी फिर से तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दोबारा बड़ा लेंथी है। सर, परमानेंट, शॉर्टली शॉर्टली बस आप रिपीट कर दें। अच्छा शॉर्टली ये है कि फिक्स्ड प्रेजेंस, इसमें दो कंडीशन है। एक है फिक्स्ड प्रेजेंस। फिक्स्ड प्रेजेंस इसकी कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी कि कंपनी तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान की जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक यूएई के बाहर कहीं भी किसी भी कंट्री में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका एक ब्रांच ऑफिस या वैसे कोई ऑफिस या उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी है कि उसका वहां पे भी फंक्शनल है यूएई के अंदर, बाकायदा उसने लाइसेंस वगैरह नहीं लिया हुआ, लेकिन उन्होंने वहां पे ब्रांच बनाई हुई है, अपना ऑफिस बनाया हुआ है और वो काम कर रहे हैं वहां पे, तो ये फिक्स्ड प्रेजेंस में आ जाएगा। तो जितना भी रेवेन्यू है उसने कारपोरेट टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड अपने आप को करवाना ही करवाना है। सेकंड है जी डिपेंडेंट एजेंट। लाइक ये जो एजेंट है ना, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा हम इसको एजेंट को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। एजेंट है ना, हो सकता है एजेंट फुली रिस्पॉन्सिबल हो, होली वो काम कर रहा हो इस कंपनी के लिए, इसकी मतलब प्रोडक्ट वहां पे वो बेच रहा है, सेल्स स्टाफ वहां पे रखा हुआ है जो इसके बिजनेस को वहां पे देख रहा है, वहां पे सारे मामला निगोशिएशन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फुलफिल करना, वो सारी एजेंट्स की जिम्मेदारी है जो वहां पे सेल्स स्टाफ है। तो ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। अच्छा, अगर यही एजेंट है, लाइक वो इस कंपनी का माल खरीदता है, खरीद के अपने बिहाफ पे उसकी लाइक अपनी प्रोडक्ट बन गई, जिस तरह रिटेल होता है, रिटेलर से वो लेते हैं, और करियाना शॉप पाकिस्तान में रिटेलर से लेते हैं और वो किसी को समझ लें कि एजेंसी के बगैर वो करियाना शॉप वहां पे बेच रहा है, तो वो इसमें एजेंट नहीं होगा, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो सेल कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बिहाफ पे जो भी प्लस माइनस है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, जस्ट उसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फुलफिल करता है, उसकी मार्केटिंग वहां पे कर रहा है और उस कंपनी के बिहाफ पे निगोशिएशन वगैरह वहां पे कर रहा है। तो वो जो सेल्स स्टाफ होगा, वो जो एजेंट होगा और जो एजेंसी इनके दरमियान बनेगी, तो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे बन जाती है। ठीक है,
जी किसी का माइक ऑन है, कोई पूछना चाहते हैं? इनफिनिक्स। हम्म, जी नुमान। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो फ्रीलांस वगैरह अगर यहाँ से करते हैं पाकिस्तान से, तो ये भी इसी में आएगा, डिपेंडेंट एजेंट में? जो फ्रीलांसर हैं वो इसमें नहीं आएंगे। मजीद ये वाली भी हम जब पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको। अभी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हमने जस्ट स्टडी किया है। चलें जी नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टेट सोर्स्ड इनकम। स्टेट सोर्स्ड इनकम ये आगे इसको हम फर्दर इसकी कंडीशंस हैं कुछ हम वो देखते हैं। और यूएई नेक्सस। यूएई नेक्सस, नेक्सस का जो बाय मीनिंग है ना, ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी होगा तो नॉन रेजिडेंट, लेकिन उसका कनेक्शन बन जाएगा और वो टैक्स के स्कोप में आ जाएगा, कारपोरेट टैक्स के। इसको डिटेल आगे देखते हैं। अच्छा ये परमानेंट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके दो टेस्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसको मजीद आगे हम डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। अब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इज द यूएई प्रेजेंस फिजिकल और थ्रू एन एजेंट। फिजिकल मीन वही ब्रांच बना ली, ऑफिस बना लिया, और थ्रू एन एजेंट इन्होंने सेल स्टाफ रख लिया वहां पे। सिग्निफिकेंट इनफ that the law treats the foreign company as doing business in the UAE, not just with the UAE। ठीक है, तो ये ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि फॉरेन कंपनी यूएई के अंदर बिजनेस कर रही है तो वो कारपोरेट टैक्स उस पे लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा ये टू टेस्ट हैं, टेस्ट यही है, इधर वन इज इनफ, एक भी हो गया तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन गई। फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टेस्ट। अब फिजिकल फुटप्रिंट, कोई ऑफिस बन गया, ब्रांच है, उन्होंने फैक्ट्री बना ली। और लॉन्ग कंस्ट्रक्शन साइट, लॉन्ग कंस्ट्रक्शन साइट 6 मंथ्स और मोर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें ये देखें टिप भी है छोटी सी यहाँ पे, इफ पी एग्जिस्ट द नॉन रेजिडेंट बिकम अ टैक्सेबल पर्सन ऑन द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दैट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वो 6 मंथ्स वाला वो आगे आएगा हमारा डिपेंडेंट एजेंट टेस्ट। सेकंड है हमारा टेस्ट डिपेंडेंट एजेंट। A person in the UAE who habitually concludes or negotiates contracts on the company's behalf। कंपनी के बिहाफ पे वो सारा वहां पे कर रहा है। ऐसे ही है जैसे कंपनी बिजनेस कर रही है ना, लेकिन कंपनी अब पाकिस्तान के अंदर है या किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर है, लेकिन उसके एजेंट हैं जो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए कंपनी की प्रोडक्ट्स की वहां पे मार्केटिंग कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनके साथ हो रहे हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ये एक कंपनी का वो जुरिडिकल पर्सन का कनेक्शन बन गया और वो कारपोरेट टैक्स के अंडर आ जाएगी। A fixed or permanent place in the UAE through which the non-resident wholly or partly conduct business। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा इसमें प्लेस ऑफ मैनेजमेंट भी आ गई। कंपनी तो पाकिस्तान के अंदर है, अब वो नॉन रेजिडेंट है यूएई के लिए। यूएई के लिए रेजिडेंट की कंडीशन क्या थी कि कंपनी का यूएई के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर यूएई के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो रेजिडेंट कैटेगरी में है, लेकिन अगर कंपनी यूएई के आउटसाइड रजिस्टर्ड है किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक है, लेकिन नॉन रेजिडेंट होते हुए भी वो टैक्स नॉन रेजिडेंट कब बनेगी, जब उसकी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, जो उसके बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उसके करते धरते हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है
वो यूएई के अंदर बैठी है, डिसीजन मेकर यूएई के अंदर बैठे हैं। ये उलट हो गया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की कंडीशन एक उलट हो गई है, वाइस वर्सा। पहले ये था, बात समझ रहे हैं? ऑफिस है, ब्रांच है, फैक्ट्री और वर्कशॉप है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और असेंबली साइट है, बट ओनली इफ लास्ट मोर देन 6 मंथ्स। ये देखें, 6 महीने से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे होगी तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनेगी। द 6 month rule is the one number to memorize it. A short term construction project like 4 months does not create a fixed place permanent establishment on its own। ठीक है, डिपेंडेंट एजेंट ये टेस्ट है। एक सेकंड हमारा टेस्ट, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट आल्सो एग्जिस्ट इफ अ पर्सन इन द यूएई एक्ट ऑन द नॉन रेजिडेंट्स बिहाफ। लाइक कंपनी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है और उसके बिहाफ पे वो वहां पे एक्ट कर रहा है। हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, negotiates contract the non-resident, then conclude without material modification। कि ये अपनी मर्जी के बगैर मॉडिफिकेशन नहीं करता, कंपनी के बिहाफ पे ही सब कुछ करेगा। एक्सेप्शन है जी, इसकी एक्सेप्शन क्या है हम देख लेते हैं। आ जेन्युइनली इंडिपेंडेंट एजेंट एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर ओन बिजनेस डज नॉट क्रिएट अ प्राइस वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट फॉर द नॉन रेजिडेंट। ये क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स यही है कि इस एजेंट का बिजनेस अपना है लेकिन वो प्रोडक्ट कंपनी की लेके तो अपने ऑर्डिनरी कोर्स में बेच रहा है, कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट रहेगा और यहां पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी अनलेस दैट एजेंट एक्सक्लूसिवली और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली। इस पे जोर है, वो 100% कंपनी के लिए काम करे फॉर दैट नॉन रेजिडेंट पर्सन और लैक रियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट। ठीक है, कंपनी के लिए 100% काम करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हमारी कायम होगी। ये छोटी सी एक एक्टिविटी है, इसमें हमारा कोई पार्टिसिपेट करना चाहे। जी, अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट सब लोगों को समझ आ गई है तो वो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भाई? हैंड रेज की ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं। केस है, जी नुमान। केस ए जो है दुबई ब्रांच ऑफिस। जी केस ए, चला फॉरेन बैंक है कोई, उसने अपनी ब्रांच ओपन कर ली है दुबई के अंदर, तो ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बन गई या नहीं? इब्राहिम मेमन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, केस ए है मेरे साथ। जी केस ए, कहाँ चले गए मेमन साहब? जी सर, केस ए। जी केस ए बताएं, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनेगी या नहीं? जी बिल्कुल बनेगी, पर बनेगी सर। क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि उसकी अपनी ब्रांच ऑफिस होगी दुबई में। सर ठीक, परमानेंट एजेंट, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनने के लिए 9 मंथ कंस्ट्रक्शन साइट वाला जो है, सॉरी। केस सी जो है, अगर ये देखें तो ये बन जाएगी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि 9 महीने 6 महीने से ज़्यादा है। अच्छा अभी हम ना अभी केस ए पे हैं, केस ए को फाइनल करेंगे, ऐसे वन बाय वन केस बी सी और डी ऐसे सॉल्व करेंगे। केस ए में आपकी क्या राय है?
जी फुरकान बोलने लगे हैं। जी फुरकान भाई। ओके चलें स्टार्ट करते हैं हम। समझते हैं इसको। केस ए है हमारा, दुबई के अंदर एक ब्रांच ऑफिस बना लिया है। किसने बनाया जी? एक फॉरेन बैंक है, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क का बैंक है, वो प्रॉपर फंक्शनल तो है किसी दूसरे कंट्री में, लेकिन एक ब्रांच ऑफिस उसने बना लिया है दुबई के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने अभी पढ़ा कि कोई ब्रांच बना ले यूएई के अंदर तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है, फिक्स्ड प्लेस। वो फिक्स्ड प्लेस वाला जो टेस्ट नंबर 1 है हमारा, वो मीट हो रहा है। जी फैजान। जी सर, मैं वो आंसर ही देने वाला था लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया। चले ठीक है, आप बता दें सर। केस बी का आंसर कर दें? केस बी में सर जी वो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो पी नहीं बनेगी सर। ओके, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है। जी सर। इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। वो अपना बिजनेस कर रहा है, कंपनी की प्रोडक्ट्स खरीद के खुद अपने बिहाफ पे बेच रहा है, कंपनी के बिहाफ पे वो काम कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी। नेक्स्ट केस है हमारा जी, केस 3 है 9 मंथ्स कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन कंपनी है पाकिस्तान की, इंडिया की, इसको प्रोजेक्ट मिल गया यूएई के अंदर, 9 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो ये मोर देन 6 मंथ्स है, तो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहां पे बन गई, ठीक है। तो ये कारपोरेट टैक्स के लिए बाकायदा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगी वहां पे। ओके, यूएई सेल्स एम्प्लॉय, ये वही डिपेंडेंसी वाला आ गया, डिपेंडेंट एजेंट है यहाँ पे, कंपनी के बिहाफ पे सारा काम कर रहा है, तो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहां पे बन जाएगी। जी सबको समझ आ रही है? अभी तक हमने नॉन रेजिडेंट स्टडी किया है और उसके अंदर भी एक हमने स्टडी किया है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। नॉन रेजिडेंट तो होगा लेकिन टैक्स देगा किस सूरत में? जब वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसकी कायम हो जाएगी। और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कायम होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हमने स्टडी की हैं। अच्छा नेक्स्ट है जी, जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी है, अपने इंजीनियर को भेजते हैं दुबई के अंदर, कोई 10 दिन की असाइनमेंट है, वो वहां पे काम करके क्लाइंट पे तो चला जाता है। तो ये कोई इसका रैकरिंग या इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है, ये 10 दिन का काम था, उसने खत्म किया और वो वापस चला गया। कंपनी हैज नो अदर यूएई प्रेजेंस, कोई दूसरी प्रेजेंस भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसकी यहां पे कोई भी स्टैब्लिशमेंट कायम नहीं होगी। ओके, स्टेट सोर्स्ड इनकम, इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं। स्टेट सोर्स्ड इनकम, ये इंडिविजुअल होगा, मतलब नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है। ये अब इनकम कमा रहा है स्टेट सोर्स, कैसे कमा रहा है जी? पेड बाय यूएई रेजिडेंट, दुबई के अंदर कोई रेजिडेंट है, रेजिडेंट नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और जुरिडिकल पर्सन भी हो सकता है। इसने इनकम रेजिडेंट पर्सन से कमाई तो इसके लिए ये स्टेट सोर्स इनकम बन जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? इसने इनकम कमाई लेकिन किससे कमाई? नॉन रेजिडेंट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो बनी हुई है यूएई के अंदर, इसने उससे इनकम कमाई तो भी इसकी ये स्टेट सोर्स इनकम होगी। थर्ड है जी, इसने कोई ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दी या कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, इसमें हमें लाइक कोई कंसर्ट हुआ यूएई के अंदर, तो इसने वो कंसर्ट वगैरह में कोई अपना ऐसे ही एक दफा माल बेच दिया, ठीक है, एक्टिविटीज ने परफॉर्म की,
एसेट्स लोकेटेड, कोई इसने वो दुबई के अंदर, पाकिस्तान में बैठा बंदा दुबई के अंदर उसने कार लेके वहां पे रेंट पे दे दी, कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो ये इस तरह की जो इनकम इसकी आ रही होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर यूएई में, तो ये स्टेट सोर्स इनकम होगी। हाँ, this lets the UAE tax certain UAE connected payments even when the recipient has no permanent establishment and no nexus। लाइक इसका कनेक्शन बिल्ड हुआ है पेमेंट से, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो हुई हैं, इसने वहां पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म की और इसको पेमेंट आ गई पाकिस्तान में, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हुई, पेमेंट हुई, तो इसका एक कनेक्शन बिल्ड हो गया और ये स्टेट सोर्स्ड इनकम होगी इसकी। ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है कि व्हेन द रिसिपिएंट लाइक जो पाकिस्तान में बैठा बंदा है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुई उस। वालेकुम ओके सलाम जी सर, आ रही ओके, माजरत वो थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू हो गया था। मैंने कोई इशू नहीं है ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब सर स्क्रीन भी क्लियर है क्लास खत्म आपको? हो गई। नहीं नहीं, क्लास नहीं खत्म, क्लास हमारी चल रही है। बच्चों को छुट्टी तो होगी। अच्छा, छुट्टी हो गई है, चलें मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा ये क्लियर है, स्टेट सोर्स्ड इनकम, तीन कंडीशन है इसमें। एक तो रेजिडेंट जो यूएई के अंदर रेजिडेंट है उसको हम बेचें, वहां से इनकम कमाएं। सर ये क्या स्क्रीन जो है ना मैक्सिमाइज कर दें प्लीज। सर स्क्रीन फुल कर लें प्लीज। जी अभी ठीक है? बेटर सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं जी, यूएई नेक्सस। नेक्सस हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को नेक्सस कहते हैं बाय लॉ। ठीक है, हाउ ओइंग यूएई प्रॉपर्टी और सर्टेन फंड इंटरेस्ट कैन ब्रिंग अ नॉन रेजिडेंट इनटू स्कोप विद द जीरो फिजिकल प्रेजेंस। अब जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसकी प्रेजेंस तो जीरो है यूएई के अंदर, लेकिन वो फिर भी जो कारपोरेट टैक्स है उसके स्कोप में आ जाता है। नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद टैक्स नॉन रेजिडेंट वो बन जाता है। कैसे बनता है जी? इनकम वो कमाएगा फ्रॉम यूएई इमूवेबल प्रॉपर्टी से अ नॉन रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन। जुरिडिकल पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे नेचुरल पर्सन नहीं है, ये भी इसमें याद रखना है आपने, कंडीशन है। जुरिडिकल नॉन रेजिडेंट जब इन्वेस्ट यूएई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो कारपोरेट टैक्स के अंडर आ जाएगा। बिकम अ टैक्सेबल पर्सन सिंपली बाय अर्निंग इनकम फ्रॉम यूएई इमूवेबल प्रॉपर्टी। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए जरूरी नहीं होगी, जस्ट उसने जुरिडिकल पर्सन ने, किसी कंपनी ने यूएई के अंदर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की और वहां से उसको इनकम आ रही, रेंटल इनकम लाइक आ रही, तो ये टैक्स नेट में आ जाएगा, कारपोरेट टैक्स इस पे इंपोज हो जाएगा। अच्छा जी, टैक्स पीरियड जो जिनका स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2025 से पहले, वो कैबिनेट डिसीजन नंबर 56 लीगल बेसिस को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट आई जो 1 जनवरी के बाद जिनका टैक्स पीरियड है, कैबिनेट डिसीजन नंबर 35, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोडेबल होते हैं एफटीए की वेबसाइट पे। व्हाट काउंट्स एज इमूवेबल प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, इनकम फ्रॉम राइट, हमारा राइट क्रिएट हो जाता है। प्रॉपर्टी हम अगर वहां पे बाय कर लेते हैं तो राइट टू यूज भी होता है और हर तरह का हमारा राइट होता है। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी,
लेटिंग एंड सब लेटिंग अरेंजमेंट्स, हमने उसको रेंट पे दे दिया और उसके एक ही बिल्डिंग के अंदर मतलब मजीद डिफरेंट ऑफिसेज बना के हमने सबलेट कर दिए, तो रेंटल इनकम जनरेट होगी हमारी। हमारा वहां पे हमने प्रॉपर्टी बाय की, इन्वेस्टमेंट की, और कल को वो महंगी होगी, हमने उसको जब सेल किया, सेल एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आई, प्रोसीड्स होता है जो हमने सेल की तो अमाउंट कितनी मिली, वो प्रोसीड्स होती हैं, तो वो हमें गेन हो गया उस पे। लाइक हमने 1 लाख दिरहम की बाई की और 1.5 लाख दिरहम की सेल कर दी। डायरेक्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी, एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी भी दूसरे तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करें। ओके, रेंटिंग आउट यूएई प्रॉपर्टी, सेलिंग इट एट अ गेन और अदरवाइज प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट। प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट कैसे होगा जी? कोई भी हम इसको हमने आगे सबलेट कर दिया, उन्होंने वहां पे अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया, कैसे भी करके, आ फॉल इनसाइड द नेक्सस रूल फॉर अ नॉन रेजिडेंट ओनर। ठीक है, ये बिल्कुल लफ्जी मतलब बात समझ जाए तो ये क्लियर हो जाता है, इस पे इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है इन तीनों में जो नॉन रेजिडेंट तो हैं लेकिन कारपोरेट टैक्स के लिए ये एलिजिबल हो जाते हैं, इन तीनों में कौन सा लगता है आपको कि इस चीज पे कारपोरेट टैक्स लगना चाहिए? आपकी क्या राय है, कोई आंसर करना चाहे? जी, आवाज आ रही मेरी? ओके, तो हम कंडीशन देखते हैं कि टैक्स नेट में कौन कौन आता है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, इस पे टैक्स लगता है। इनकम एट्रीब्यूटेबल टू परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ट्रीटेड ब्रॉडली एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बिजनेस, ठीक है, तो इस पे वो कारपोरेट टैक्स अप्लाई होगा। और स्टैंडर्ड इसका 0%, वो जो 3,75,000 से तक की जो इनकम है वो 0% ऑब्वियसली, उसके ओवर एंड अबव 9%। यूएई नेक्सस, रियल एस्टेट वगैरह में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट नेक्सस, रेंटल इनकम है या डिस्पोजल गेन वगैरह आ गया, तो इस पे भी हमें कारपोरेट टैक्स लगेगा। स्टेट सोर्स्ड इनकम, ना तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनी और ना ही नेक्सस है, जस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, तो इस पे कारपोरेट टैक्स अप्लाई नहीं होता। समझ रहे हैं? वहां से मतलब कोई वन ऑफ इवेंट हुआ और वहां से पेमेंट आई पाकिस्तान में, तो वहां पे क्या होता है, विद होल्डिंग टैक्स, जो कि अभी वहां का जो एम्प्लॉयर होगा या जो बिजनेसमैन होगा, कंपनी होगी, वो विद होल्ड करेगी टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स लगता है एज पर लॉ, लेकिन उसका रेट भी अभी 0 है। ठीक है, तो कारपोरेट टैक्स के नेट में ये नहीं आता। स्टेट सोर्स्ड इनकम कारपोरेट टैक्स में नहीं आती। ओके, ये तो था हमारा एक नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये क्वेश्चन है जी, हु नीड्स टू रजिस्टर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और यूएई नेक्सस, इसने मस्ट रजिस्टर करना है अपने आप को कारपोरेट टैक्स के लिए एफटीए के साथ, विद इन द टाइमलाइन द एफटीए सेट्स, एग्जैक्ट डेडलाइन आर कवर्ड इन द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस फैक्टर। ओके, तो ये आगे हम फर्दर इसको कि इसने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कब करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टेट सोर्स इनकम पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि विदहोल्डिंग टैक्स है और वो 0% है। जी, आज हमने अपना एक प्रैक्टिकल भी करना था, प्रॉपर पोर्टल के ऊपर हमने अपना अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए तैयार हैं सब? ये रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट एक छोटा सा डिफरेंस बनाया गया है कि एक रिकॉल हो जाए आपको। बेसिस ऑफ टैक्सेशन, रेजिडेंट पर्सन के लिए वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स होगा, ठीक है, नॉन रेजिडेंट के लिए यूएई यूएई बेस्ड इनकम पे जस्ट होगा।
ये स्कोप क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स का इन पे स्कोप कैसे लगता है? जुरिडिकल पर्सन ऑटोमेटिक जैसे ही किसी कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी रजिस्टर्ड हुई यूएई के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए वो एलिजिबल हो गई। नेचुरल पर्सन का वो टर्नओवर वाली कंडीशन है। और नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स के लिए कैसे एलिजिबल होंगे? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नेक्सस, और ये तो वो विदहोल्डिंग टैक्स वाला आ गया। अच्छा, लाइसेंस किसके लिए जरूरी है? रेजिडेंट पर्सन, जो जुरिडिकल पर्सन वहां पे जिसने काम करना है, प्रॉपर कंपनी बनानी, उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। यहाँ पे लाइसेंस नहीं चाहिए होता। यूई कनेक्शन, कनेक्शन अलोन कैन बी इनफ। ठीक है, लाइसेंस नहीं चाहिए होता यहाँ पे। टैक्स रेट वही सेम है दोनों में ही। अच्छा, ये एक छोटी सी केस स्टडी है। ये ट्रेडिंग कंपनी है कोई, जर्मनी की, सेल्स सोलर इक्विपमेंट टू यूएई कस्टमर्स। इट हैज नो यूएई ऑफिस। यूएई ऑफिस नहीं है इसका, लेकिन यूएई के अंदर ये सोलर इक्विपमेंट सेल करती है। इट्स यूएई बेस्ड सेल्स मैनेजर, फोकस किस पे है? सेल्स मैनेजर पे। मिस्टर अली habitually negotiates and sign UAE sales contract on company's behalf without needing head office approval। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये वो जो डिपेंडेंट एजेंट वाला केस है, टैक्सेबल पर्सन होगा। ये थोड़ा सा रिकैप है। और अब किसी के कोई सवाल जवाब हैं इस टॉपिक के रेलिवेंट तो वो करें, और हम छोटी सी एक अपना वो प्रैक्टिकल भी करेंगे। एफटीए के ऊपर हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, अपने आप को हमने पोर्टल क्रिएट करना है, जिससे आगे फिर हमारा वो सफर स्टार्ट होगा कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन का, उसकी रिटर्न्स का, उसकी कंप्लाइंस का, साथ ही वैट रजिस्ट्रेशन उसकी रिटर्न्स, एक्साइज टैक्सेशन उसकी रिटर्न्स। तो रेडी हैं सब लोग? यस सर। जी उस्मान, उस्मान यस भाई। यस यस सर, यस सर। वालेकुम सर। चलें। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी। सर ये विथ होल्डिंग का जरा बताइए आप, थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसमें। विद होल्डिंग पे इतना फोकस ना करें, ये है ही नहीं। ओके सर। जी। अच्छा, आप अब अपने लैपटॉप आप सबके पास होंगे, उम्मीद है, लेक्चर भी आप ले रहे हैं, तो आप अपना ना गूगल जो ब्राउजर है वो ओपन कर लें और टाइप करें ई सर्विसेज .टैक्स .gov.a। इस एड्रेस पे चले जाएं। जी मेरे साथ हैं सब लोग? फिर दोबारा बताइएगा एड्रेस। ये मैंने एड्रेस लिख दिया है, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। आप इसको अपने ब्राउजर में ओपन करें। अच्छा, इसके लिए आपको एक फ्रेश ईमेल चाहिए, और ऑब्वियसली आपका मोबाइल नंबर तो आपके पास ही होगा। जी, सबने ब्राउजर ओपन कर लिया? जवाब दें। जी सर जी। जी सर कर लिया है। जी सर, कर लिए हैं। ओके। कोई वेबसाइट पे नहीं जा पा रहा तो बताएं। अच्छा, आगे एफटीए की ना वेबसाइट ओपन होगी।
जी आपको सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही, आवाज भी क्लियर है, बताइएगा। जी सर। जी जी सर क्लियर है। ये देखें e-services.tax.gov.ai, इस पे मैंने क्लिक किया है। जी मेरे एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। अभी ये वाली स्क्रीन सबके पास आ गई होगी, ऐसे ही है। यस सर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, नॉन यूएई पास यूजर्स चल रही है। ओके, ये आपको शो हो रहा होगा लॉग इन हेयर और साइन अप हेयर। बहुत सिंपल है अकाउंट बनाना, ऐसे ही है जैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पे नहीं जाना आपने, साइन अप हेयर यहाँ पे आप क्लिक करें। फॉलो कर पा रहे हैं सारे मुझे? जी जी। जी सर। स्क्रीन नजर आ रही मेरी वाली? जी तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी जी सर जी नजर आ सर रही आ है। रही है। ओके, ये वाली सबकी विंडो ओपन हो गई है? जी 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 हो सर। गई है। ठीक है, गुड हो गया। यहाँ पे अब आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करें जो बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, लाइक जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, फ्रेश ही होगा अभी तो आपका। ईमेल एड्रेस पुट करें। सर और ये रेगुलर वाला तमाम या लोग पोर्टल नॉन बनाएंगे रेगुलर? इसका। सॉरी? रेगुलर ईमेल एड्रेस डालना है या टेम्परेरी ईमेल एड्रेस? नहीं नहीं, रेगुलर डाल लें, रेगुलर डाल लें। ओके। फर्स्ट नेम इंग्लिश में और लास्ट नेम इंग्लिश में, ये भी पुट कर लें। सेम एज इट इज, फर्स्ट नेम इन अरेबिक और लास्ट नेम इन अरेबिक, ये भी आपने पुट करना है। और ये आप वो ट्रांसलेट करवा लें गूगल से ही, इशू नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेम लाइक मोहम्मद फ़हीम है, तो मोहम्मद फ़हीम आप गूगल पे ट्रांसलेटर से इंग्लिश टू अरेबिक, ये आप ट्रांसलेट करवा के तो इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, जी आगे मोबाइल नंबर है हमारे पास। कंट्री कोड पाकिस्तान सिलेक्ट करें, +92 वाला। +92 पाकिस्तान।
यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड करेंगे 0 के बाद। जी फॉलो कर रहे हैं? कहाँ पे पहुंचे हैं सब लोग? किसी को मुश्किल आ रही है तो बताए। सब लोग मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर, आपके साथ ही। ओके, किस किस का अकाउंट क्रिएट हो चुका है? लगता है सारे ना अकाउंट बनाने में मसरूफ हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। सर अकाउंट क्रिएट हो गया, आगे ओटीपी जो है ना, ये कंटिन्यू करने के बाद ओटीपी के जो है ना वो वाले हाँ, ऑप्शन आया है। जीमेल पे ओटीपी जाएगा, जीमेल का आपने करना है, ठीक है। पासवर्ड लगाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, और ये जो कैप्चा है आप ये लिखेंगे, सिक्योरिटी कोड, और इसको चेक इन करके तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद वो आगे ऑप्शन आती है ओटीपी, जीमेल वाली ओटीपी। जी बन गया सब लोगों का? जी बताएं, अकाउंट बन गया है? सर वेटिंग फॉर नहीं ओटीपी। सर, जी बन गया। हाँ गुड, हो गया। जीमेल पे ओटीपी जाएगा, आई बिलीव ये 6 डिजिट कोड होगा, वो आपने लगाना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट बन जाता है तो आपने दोबारा इधर आना है, लॉग इन हेयर करना है। मुझे उम्मीद है सब लोगों का अकाउंट बन गया है। मैं वो लॉग इन कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है, और ये मैंने कल ही बना लिया था, जस्ट इसलिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पोर्टल में, अकाउंट बन रहा है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए। ओके, जी किसी को प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, अकाउंट बन गया? नहीं जी सर, जी बन गया है। लॉगिन भी कर लिया है? जी लॉगिन कर लिया। आगे क्या आया है, क्या इंटरफेस ओपन हुए हैं?
टैक्सेबल पर्सन, आगे नेचुरल यूजर नेशनल पर्सन, प्रोफाइल पर्सन, वगैरह। टैक्स एजेंट, टैक्स टैक्स एजेंसी, एजेंसी। स्पेशल रिफंड। ठीक है, आपने क्या सिलेक्ट किया इधर? सर अभी कुछ भी यही नहीं। क्या ऑप्शन? टैक्सेबल पर्सन। ओ, क्या हो गया? टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसमें चार ऑप्शंस होती हैं, एक टैक्स एजेंट है, टैक्सेबल पर्सन है, और एजेंट के अंदर भी शायद दो हैं कि आगे हम किसी के बिहाफ पे हमने, लाइक कोई मैनेजर है तो वो। किसी का अकाउंट नहीं बना तो बताएं। सर चूज क्या करना है, टैक्सेबल पर्सन? जी जी, टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, प्रोसीड। उसके बाद सर? टैक्सेबल पर्सन के बाद क्या विंडो ओपन हुई है? प्रोसीड कर दें यहाँ से। जी, इस प्रोसीड करें। लिखा हुआ है वैट पेमेंट्स रिक्वायर्ड एक्शन मोस्ट यूज सर्विसेज 360 डिग्री डैशबोर्ड। हाँ, ये हमारा आगे मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। पे योर लाइबिलिटीज पेनल्टीज एंड मैनेज योर पेमेंट्स। अब सर वो पूछ रहा है यूजर प्रोफाइल एंड टेक्स्ट टाइप्स, जिसमें टैक्सेबल पर्सन भी सिलेक्ट है और टैक्स एजेंट भी सिलेक्ट है। नहीं, एक ही होगा इसमें। जी बीबी ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफाइल नेम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर मेरी तो कोई और विंडो शो हो रही है, उसमें प्रोफाइल नेम इन इंग्लिश आ रहा है, प्रोफाइल नेम इन अरेबिक और प्रेफर्ड लैंग्वेजेस आ रहे हैं। ये आप कहाँ पे चली गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं आता। टैक्सेबल पर्सन को ही मैंने चूज किया सर, उसको क्लिक किया, देन आगे मेरे पास जब मैंने प्रोसीड किया तो वो मेरे पास वही आ रहा है। एक मिनट में ये ओपन कर रहा हूँ। ओहो। अच्छा, कोई अपना लॉगिन करवाएं अपना, कोई वॉलंटरी अपना लॉगिन करवा सकता है जी सर। जिसने अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया? जी, जीमेल बताइएगा अपना, ईमेल। ISRAR ISRAR, इसरार। RAFIQ RAIQ। RAFIQ रफीक ओके। FIQ। यस। 289 289। @gmail.com। जी, पासवर्ड बताइएगा। कैपिटल D, कैपिटल D, स्मॉल AM AM, AC यस। @3273। 3273, या राइट। डन। यस सर। 120942।
चलें, थैंक गॉड। ये हमारा जो एफटी है ना, जिस पे सारे मामलात हमारे ने, ये देखें जी, ये चला गया आपके पास, ओटीपी चला गया, ये बताएं। यही ईमेल एड्रेस जो अभी हमने यूज किया है, इसी पे ओटीपी 8864 था। जाएगा। सॉरी, 8864। जी ये हमारा इस टाइम ऑफिशियल जो है ना, हमारा इस टाइम पोर्टल क्रिएट हो चुका है। ये देखें, इमारा टैक्स, फेडरल टैक्स अथॉरिटी की वेबसाइट है और उसका इमारा टैक्स, ठीक है। जैसे आइरस है, इमारा टैक्स। अब सारा जितना भी काम है वो हमने इधर ही करना है। ये हमारा पोर्टल है जी। ओके, अभी ऐसे है, ये होम टैब है हमारा, और यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट न्यू टैक्सेबल पर्सन प्रोफाइल। यहां तक सब साथ हैं, ये इंटरफेस जी सबका ओपन हो रहा है। जी सर। जी सर। किसी का नहीं ओपन हो रहा तो बताएं। दानियाल, जी जी ओपन है सर। ओपन है, गुड हो गया। एनीवन एल्स? बीबी जारा? सर मेरा इस तरह ये होम वाला इंटरफेस नहीं है, मेरा डायरेक्ट वो टैक्सेबल पर्सन और काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें आप टैक्सेबल पर्सन पे जाते हैं तो उसके आगे फिर इस तरह आ रहा है कुछ। आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती हैं, ग्रुप में मैं शेयर चेक कर। करती हूँ सर। जी मैं चेक करती हूँ सर। जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर दें। जी ठीक है सर। होना नहीं चाहिए, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए थे। जी जी सर, मैंने सेम फॉलो किया था। मैं देखती, मैं करती हूँ आपको स्ट्रीम। जी चैट बॉक्स में मिस हमना का एक क्वेश्चन आया हुआ है। 6 मंथ रूल, 6 मंथ रूल है कंस्ट्रक्शन के साथ, वो किसी भी अदर एक्टिविटी के साथ नहीं है। लाइक पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड है और उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है, असाइनमेंट मिल जाती है यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन करने की। हमना सुन रही हैं आप? कंस्ट्रक्शन करने की उसको असाइनमेंट मिल जाती है, और वो प्रोजेक्ट की जो टाइम फ्रेम है, जो उसकी लेंथ है, वो कम से कम 6 महीने है, या 6 महीने से भी ज्यादा है। तो वो हमारा परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बनेगी। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के बजाय वो नेक्सस अंडर हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, ओके। अभी जहरा बीबी, जी सर। आपने सर मैंने शेयर स्क्रीनशॉट कर नहीं दी है। शेयर किया? जी मैंने चैट में कर दिया सर, आप चैट चेक कर ओके लीजिए। ओके। जिनके अकाउंट बन गए हैं उन्होंने घबराना नहीं है, हमने इंशाल्लाह सबको साथ लेके चलना है, सबने सीखना है, ठीक है। बीबी जरा इधर ही हैं आप, ये देखें ना, यही तो विंडो हमारी ओपन है। जी क्रिएट सर, न्यू जी सर ठीक है। पर्सन प्रोफाइल। जी सर, बस आप लोग को वो टैक्सेबल पर्सन का ऑप्शन नहीं आया ना, और मेरे वो आ गए, फिर उसके बाद ये वाला इंटरफेस है, दैट्स व्हाई मैं पूछ रही थी। ओके ओके, वो कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। जी ठीक है सर, श्योर। ठीक है, सेम ही है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है।
अच्छा, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? कोई भी हमारा क्लाइंट होगा ना, कंपनी होगी, उसको हम यहाँ पे पहले ऐड करेंगे। ठीक है, जस्ट हम वैसे ही प्रोफाइल नेम इन इंग्लिश हम लिख लेते हैं जी, फहीम LLC। प्रेफर्ड लैंग्वेज हम इंग्लिश रखेंगे, और ये हमारा ईमेल होगा, और प्रोफाइल नेम इन अरेबिक। ये सारा कुछ उठाना है, ये वाले नाम हमने उठाने हैं लाइसेंस के ऊपर, जो कंपनी का लीगल नेम होगा। ठीक है, प्रोफाइल नेम इन इंग्लिश जो कंपनी का लीगल नेम होगा, और ये हमें मिलेगा जो लाइसेंस है कंपनी का। प्रोफाइल नेम इन अरेबिक, ये हम जी अरेबिक में इसमें हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये सबको स्क्रीन नजर आ रही? ये मैंने गूगल से ही वो ट्रांसलेटर के जरिए ट्रांसलेट करवाया है। ठीक है, LLC जे मीम मीम यही हमेशा आएगा LLC का। अच्छा, यहाँ पे लोगो ऑप्शनल है। 99% केसेस में हम ये लोगो नहीं लगा रहे होते, तो हम ये यहाँ पे क्रिएट लिखा आ रहा है। सबको नजर आ रहा है? राइट साइड पे आ मिडल रहा है, में लेकिन क्रिएट, इसमें कोई भी नाम वगैरह लिख लें हम। सॉरी, इसमें कोई भी नाम ऐड कर लें, प्रोफाइल नेम। आपकी आवाज जो है ना ब्रेक कर रही है। हमने इधर अपनी वो सारी क्रीडेंशियल्स वगैरह और डिटेल्स वगैरह ऐड की, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। टैक्सेबल पर्सन क्रिएटेड सक्सेसफुली। लें जी, ये इसरार साहब ने भी, मुझे लगता है पहले इन्होंने भी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, साथ साथ की है, ऐसे ही है? जी सर, साथ साथ। क्यों इसरार भाई? जी सर, मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा था, आपको फॉलो आवाज आ करते रही हुए। सबको? हाँ जी ओके, सर, आवाज़ आ रही तो है। ये होता है ऐसे कि हमने सक्सेसफुली अपना एक टैक्सेबल पर्सन जो हमारा क्लाइंट है, हमने उसको ऐड कर लिया अपने पोर्टल के अंदर। सर ये जो फहीम LLC है, ये बेसिकली कंपनी का नाम? सर की आवाज आ रही किसी को? नहीं सर, जवाब दिया। फाइम साहब, आपको आवाज आ रही है? आई गेस फाइम साहब का स्पीकर नहीं काम कर रहा। नीचे।
हेलो, क्लास सही खत्म जी हो गई? जी जी, क्लास चल रही है, चल रही है। एक सेकंड। सर, सर की आवाज नहीं आ हाँ, रही है, टीचर इसलिए की मैंने आवाज पूछा। नहीं आ रही। जी 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 जी, टीचर की आवाज नहीं आ रही। मज़ाहिर साहब, टीचर की आवाज क्यों नहीं आ रही? उनका माइक बंद है और वो काम करवा रहे हैं। हाँ जी, किसी का सवाल, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। ओके, कब से नहीं सर आ रही आप, थी सर आमिर? सर 2 स्क्रीन पीछे चले जाएं। ओके। मज़ाहिर बी विजिलेंट। अच्छा, ये पोर्टल हमने बनाया है, सब ने मेरे साथ पोर्टल भी क्रिएट किया है, सबका हो चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा लॉगिन करते हैं। हमने एक एक्टिविटी की, इसमें अपना टैक्सेबल पर्सन भी ऐड किया। होपफुली वो सब ने देखा है, शायद उस टाइम मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसरार रफीक, इसरार भाई आगे बताइएगा क्या था? 289 289 @gmail.com। दिमाग कैपिटल D एट धमाका तो नहीं करना चाह रहे जी? एट एट 323273। 3273। जी, हमने दोबारा से अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया है और आपके पास ओटीपी चला गया है। ये ओटीपी बार बार नहीं आएगा, ये जस्ट मेरी डिवाइस पे लॉगिन नहीं है। ठीक है, आपकी डिवाइस पे आपका ईमेल लॉगिन होगा और ये ओटीपी बार बार नहीं जाएगा। ये अब किसी का पोर्टल है जो मैं अपने पास लॉगिन कर रहा हूँ। इसरार भाई बताइएगा। सर अभी तो नहीं हुआ, रिसीव हुआ, जैसे रिसीव होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास 4 मिनट है। ओके। और इस रात क्लास के बाद आप अपना जो है ना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये ओपन है, जी यूट्यूब पे जाएगी, तो ये नहीं कि फिर आपका जो है वो मिस यूज हो। जी ठीक है, थैंक यू। पासवर्ड रीचेंज। श्योर सर। 2304। अच्छा, यहाँ पे हमने ये फ़हीम एलएलसी हमने ये भी ऐड किया है, एक टैक्सेबल पर्सन। जैसे ये ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रही, क्रिएट न्यू टैक्सेबल पर्सन प्रोफाइल। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी एक नई टैब ओपन हो जाएगी टैक्सेबल पर्सन क्रिएट करने की। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, होपफुली आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने ये देखा है कि हमने ऐड कैसे किया है, राइट? फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो हम दोबारा ये ऐड कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके है, ठीक है। ये हमने टैक्सेबल पर्सन, ये टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? ये हमारा क्लाइंट ही होगा एट द एंड। ठीक है, यूएई के अंदर जो बैठा, किसी से हमने असाइनमेंट ली, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की या उसकी रिटर्न फाइल करने की या फिर वैट और एक्साइज वगैरह जो भी मामलात हैं, वो हमें कोई भी असाइनमेंट मिली तो ये इसी पोर्टल पे जाके होनी है। ये इमारा टैक्स पोर्टल, एफटीए का इमारा टैक्स पोर्टल। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें कि क्लाइंट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी असाइनमेंट हम कर सकते हैं, तो व्यू क्लिक करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। ठीक है, इसमें देखें ये सारी हमारे पास असाइनमेंट बन सकती हैं। कारपोरेट टैक्स है, इसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नॉट रजिस्टर्ड है, स्टेटस में आ रहा है। ठीक है,
जैसे ही हम इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जब हमारा ओके हो जाएगा तो एफटीए की तरफ से ये स्टेटस भी रजिस्टर्ड में चेंज हो जाएगा और टीआरएन यहाँ पे वो ब्लैंक है, टीआरएन टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो खुद ही बता देंगे कि हमने आपको कब से रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। वहां से फिर हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा रिटर्न के लिए। ओके, ऐसे ही वैल्यू एडेड टैक्स ग्रुप के अंदर भी आ जाते हैं। एक लाइक पेरेंट कंपनी है, उसके नीचे 4 सब्सिडरीज हैं, तो वो कहते हैं अलग अलग रिटर्न करने के बजाय हम एक ही अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक टैक्स ग्रुप के अंडर हम अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो हमारी एक ही रिटर्न जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भी हो जाता है। एक्साइज टैक्सेशन, इसकी रजिस्ट्रेशन है, वेयर हाउस कीपर, ये सारा हम सीखेंगे प्रैक्टिकली, हम ये सब कुछ सीखेंगे। कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना ही एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है और इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म्स हैं, वो सारे हम फिल करेंगे, उनको सबमिट करेंगे। ऐसे ही वैल्यू एडेड टैक्स है, ऐसे ही आगे हम इसको इनकी जो प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल होनी है हम वो भी करेंगे। प्रैक्टिकल इनसाइट्स हमारी ज्यादा होंगी इसकी, ठीक है। अभी तक आज हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होगा। अभी तक पोर्टल के हवाले से, टैक्सेबल पर्सन ऐड करने के हवाले से या जो टॉपिक हमने स्टडी किया उसके हवाले से क्वेश्चन है तो आप प्लीज करें। इधर वयाल भाई का एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रोफाइल नेम कोई भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। हमारा जो भी क्लाइंट होगा उसका जो लाइक कंपनी है उसका कोई लीगल नेम होगा और वो हमें मिलेगा लाइसेंस के ऊपर, ठीक है। हम लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस के ऊपर उसका लीगल नेम होगा, वही हमारा प्रोफाइल नेम होगा। रख तो कोई भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके मल्टीपल क्लाइंट्स आ गए तो फिर आपको वो फाइंड करना इजी हो जाएगा आपके लिए। जी उमैर आरिफ। सर मैंने ये पूछना था, एक ईमेल एड्रेस पे या एक कितने हम पर्सन क्रिएट कर सकते हैं टैक्सेबल? जैसे भी हमने एक फ्रेम मल्टीपल का कर किया सकते हैं, कोई लिमिट नहीं इसमें। एक अकाउंट पे, एक ईमेल अकाउंट पे, यस यस, मल्टीपल्स कर सकते हैं आप। तो वो सारे जो मल्टीपल्स हम करेंगे बेसिकली वो सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर फॉल कर रहे होंगे या नहीं सेपरेट नहीं, सेपरेट ऐसा? जस्ट उनके मामलात सबके डिफरेंट होंगे। जैसे हमने एक के अंदर ही सबको नहीं करना। देखें, हमने वो ऐड टैक्सेबल पर्सन न्यू करते जाएंगे। जैसे इसरार भाई ने भी, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी फहीम एलएलसी की, उन्होंने भी इसरार एलएलसी उन्होंने भी बना लिया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल हम टैक्सेबल पर्सन ऐड करते जाएंगे। सो वो उसकी लिमिट नहीं है। अब टैक्सेबल पर्सन के इंडिविजुअल के जब अंदर जाएंगे तो उनके मामलात अपने तब स्टार्ट होंगे, ठीक है। जस्ट पोर्टल एक होगा एफटीए का, आगे तो उनके मामला डिफरेंट होंगे। मतलब लेट्स सपोज मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फहीम एलएलसी कंपनी हमने एक टैक्सेबल पर्सन बनाया, और अगर हम बना लें लेट्स सपोज जी उमैर एलएलसी, सेम अकाउंट पे वो भी बन जाएगा? यस यस, बन जाएगा। और उमैर के सेपरेट मामला तो होंगे और फहीम के सेपरेट होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखे ना, फहीम एलएलसी एक टैक्सेबल पर्सन ऐड हो चुका है, इसके साथ इसरार एलएलसी एक सेपरेट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप दोबारा जाएंगे, आप तीसरा करना चाह रहे हैं उमैर एलएलसी, ठीक है। क्रिएट न्यू टैक्सेबल पर्सन प्रोफाइल, इस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे उसकी डिटेल्स देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ दो के साथ एक तीसरा भी आ जाएगा। और ये बेसिकली ये तीनों एक तीसरे को एक दूसरे को नहीं जानते, ये एक हमें दूसरे को हम नहीं उनको जानते हैं, जानते, ये एक हमारे दूसरे के क्लाइंट्स हैं। साथ कोई। यस, ओके, थैंक यू। देखिए आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, आप अलग अलग प्रोफाइल बना लें, अलग अलग उनके पोर्टल बना लें तो भी काम चल जाएगा। अगर आप एक ही पोर्टल पे सबको करना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं। यानी सेंट्रलाइज हो सकता है? यस यस, हो सकता है। इनफैक्ट हम जो यूएई थैंक के यू। अंदर हमारी फर्म है और हम एक ही पोर्टल पे मल्टीपल हमने वो टैक्सेबल पर्सन
बनाए हुए हैं उनके असाइनमेंट, उसमें होता ये है कि एक ही पोर्टल है, वो क्लाइंट की जो हेक्टिक है ना वो उससे बच जाता है। कोई नोटिस आ रहा है, कोई क्रोस्पोंडेंस है, वो तो हम अपने पास ही लॉगिन होता है, हम उसको फौरी फौरी देख सकते हैं। उसकी रिटर्न फाइल करनी है, जैसे वैट है तो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल होती है। तो रेकरिंग क्लाइंट जब हमारे पास होता है तो पाँच उसमें दस मिनट प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरे महीने हमने जस्ट उसका पोर्टल लॉगिन करना है, उसकी रिटर्न फाइल कर देनी। ओके सर। जी। और किसी भाई का सवाल? उस्मान खान। जी उस्मान भाई। सर अगर कोई क्लाइंट आए सर तो मतलब उसकी जो तीन हमने पढ़े हैं अभी, एक्साइज टैक्स पढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा है और वैट टैक्स पढ़ा है। सर एक क्लाइंट के तीन हो सकते हैं ये टैक्सेस? जी जी हो सकते हैं बिल्कुल। तो फिर हम रिटर्न तीनों की फाइलिंग करेंगे? जी जी तीनों की करेंगे। ओके सर। ये देखें ना, ये वाला है, देखें। अगर कोई तीनों ना हो सकता होता तो वो इतनी ऑप्शन ही क्यों देता। अब एक क्लाइंट है, उसने कारपोरेट टैक्स के लिए भी अगर रजिस्टर्ड वो होता है, एलिजिबल हो गया है, तो वो इधर अपने आप को कारपोरेट टैक्स के लिए भी रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है। उसकी अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाती है, उस पे इम्पोज हो जाता है वैल्यू एडिड टैक्स, तो वो इधर ही अपने पोर्टल के अंदर उसको भी रजिस्टर्ड कर लेगा उसके लिए, फिर उसकी भी रिटर्न जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक कंपनी थी, इसने कोई दूसरी कंपनी के शेयर बाय कर लिए, उसमें भी अपनी ओनरशिप कर ली, तो वो उसकी सब्सिडी बन जाएगी। और कल को ये सोचता है कि यार मैं टैक्स ग्रुप बना लूं, तो यहाँ पे वो टैक्स ग्रुप बना लेगा। समझ रहे हैं सारी? सर आपने कहा था सर कि ये, क्लियर हुआ? जी जी सर। जी एनी क्वेश्चन? सर आपने कहा था सर कि ये जो वेट टैक्स है, वैल्यू एड टैक्स, ये नॉर्मली सेल टैक्स की तरह है सर। तो अगर हम कोई चीज परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं सर, तो इसमें तो हमें पता तो नहीं चलता कि हमें हम पर कितना टैक्स लगा है सर। तो हम इसको हम कैसे ऐड कर देंगे? नहीं नहीं, वो हमें पता है ना कितना टैक्स लगेगा। वो जब हम वैल्यू एडिड टैक्स पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल स्टडी करेंगे हम पे। लाइक मैंडेटरी कब हो जाता है कि हमने अपने आप को वैल्यू एडिड टैक्स के लिए रजिस्टर्ड करवाना ही करवाना है, तब हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और बाकायदा इसकी रिटर्न फाइल किया करेंगे। और उसके रेट भी पता है हमें। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेल टैक्स के लिए किसी ने रजिस्टर्ड होना है तो मिनिमम थ्रेश होल्ड है उसका, कि उसका इतना रेवेन्यू है, इतनी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, तो उसने अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाना है और उसने फिर अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और उसमें 18% जो गुड्स पे वो टैक्स है वो उसने देना है। ऐसे ही वैल्यू एडिड टैक्स में भी है, सारा ही कुछ रेट भी हैं, टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं, ठीक है, और थ्रेश होल्ड भी है। वो सारा हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिर जिस तरह पाकिस्तान के पोर्टल पे होता है MIS, जिस पे क्लाइंट का हर इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पे होगा इस तरह का कुछ? नहीं, यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, एमआईएस वगैरह नहीं है इधर। हमने क्योंकि नया है सब कुछ, और कॉर्पोरेट टैक्स लाइक अभी 2025 में पहली पहली रिटर्न गई है मैक्सिमम डिफरेंट बिजनेसेस की। तो अभी तो कईयों की पहली रिटर्न भी फाइल नहीं हुई, वो 2026 में अब होनी है। तो इस पे इतना अभी नहीं है। इस पे हाँ आइंदा आने वाले वक्त में अमेंडमेंट्स चल रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, ये चीज़ें होंगी। और सर फाइलिंग टाइम पीरियड क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स का? मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है? जैसे पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर तक है। जी वहाँ पे भी है, जो हमारा ईयर एंड होगा ना, कंपनी का ईयर एंड होगा। फर्दर तो हमने इसको बड़ा डिटेल स्टडी करना है, लेकिन टू द पॉइंट आंसर करता हूँ कि जो हमारा ईयर एंड होगा विद इन 9 मंथ्स हमने रिटर्न फाइल करनी है। सपोज अगर ईयर एंड हुआ है दिसंबर में, तो हमने सितंबर से पहले पहले फाइल करनी है। यस 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट होगी। तो इस तरह तो हर कंपनी की ईयर एंड डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से उसको डिफरेंट 9 मंथ्स बनेंगे वैल्यूएशन के लिए, फाइलिंग के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मोस्टली फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही होंगी ना, 1 जुलाई टू 30 जून। ओके, थैंक यू। जी। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा कैसा रहा लेक्चर आज का, समझ आई है सबको?
तो काफी प्रोडक्टिव थे। आवाज नहीं आ रही, रिएक्शन दे दें। चलें, गुड हो गया। चलें, आज की क्लास हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। सर जी जी उस्मान भाई। सर आपने पहले क्लास में कहा था सर कि कुछ इस तरह की चीजें जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या रियल एस्टेट में किसी इन्वेस्ट किया हो तो वो एग्जेम्प्टेड है सर। सर अगर किसी की फाइलिंग करना चाहते हैं तो हम इसमें ये चीजें ऐड करेंगे। अच्छा, आपकी ना आवाज ब्रेक कर रही है, कंप्लीटली समझ नहीं आई। अगर आप दोबारा बोल दें, आवाज अपनी आ रही है लोकेशन अभी? चेंज। आवाज जी आ जी। रही है? सर आपने कहा था पहले क्लास में सर कि कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई रियल एस्टेट वगैरह हो तो वो चीजें एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। आवाज आ रही है नहीं, अभी? गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं कहा था, वो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में हम उसकी आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ओके सर। ठीक है, वो आगे हमारा, अभी तो कॉर्पोरेट टैक्स हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो अभी स्टार्ट है। जी चलें जी, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और ये जो अभी हमने 2 क्लासेस में कवर किया है, मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। और आपकी एक असाइनमेंट होगी कि आपने पर्सनल कैपेसिटी में जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इनको आपने सर्च करना है, इनके रेलिवेंट लॉज आपने डाउनलोड करने हैं और वहां से स्टडी एक दफा थॉरली कर लेनी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन आपने जस्ट उनको उस लॉ से भी आपने पढ़ लेना है कि वहां पे क्या बात की गई है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हो गया।